अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। मेरी आज की वीडियो मोहम्मद फातिल सुल्तानी की एपिसोड 71 का रिव्यू है। और इसके अलावा नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में आने वाले एपिसोड के बारे में भी बात की जाएगी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। कई किस्तों बाद बिलाखिर एक बहुत बेहतरीन किस्त देखने को मिली और एपिसोड के शुरू ही से ऐसा लगा कि जैसे हमें वाकयात के एक बेरहम तूफान में धकेल दिया गया हो। खास तौर पर एपिसोड का आधा घंटा तो अपने आप में एक मुकम्मल शाहकार था। मिसाल के तौर पर गाबूर और किंजियों की जंग ने एक माहौल बांध दिया। ऐसी ज़हीन हिकमत अमलियाँ कि ड्रामा बिल्कुल एक नए लेवल पर पहुंच गया। इस एपिसोड में सुल्तान की ये खूबी भी नुमाया नजर आई कि वो बड़े फैसलों से पहले छोटी से छोटी तफसील पर भी नजर रखते हैं। और मुझे पूरी एपिसोड पसंद आई, लेकिन खास तौर पर सुल्तान फातेह और शहजादा बायजीद के दरमियान पैदा होने वाली दूरी बहुत तकलीफ महसूस हुई। इस मंजर ने फौरन वो वक्त याद दिला दिया जब बायजीद बच्चा था और सुल्तान महमद दुनिया के हंगामों से दूर होकर इस छोटे से बच्चे के साथ वक्त गुजारने आया करता था। और दोनों बाप बेटे की ये कहानी एक तरह से मुकम्मल सर्कल में चल रही है। यानी कि हमें वो मंजर भी याद आ गया जब सुल्तान फातेह ने सुल्तान मुराद के वफात के बाद रोते हुए पूछा था कि वो कभी भी उनके लिए काफ़ी क्यों नहीं था और वो कभी भी उनका पसंदीदा बेटा क्यों नहीं बन सका, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सुल्तान मुराद का पसंदीदा बेटा अलाउद्दीन था। और नाज़रीन इकराम, ये एक तारीख़ी हकीकत है जिसके बारे में मैं बड़ी तफसील के साथ अपनी पिछली वीडियो में बात कर चुकी हूँ। और शहजादा बायजीद और सुल्तान फातेह के दरमियान इसी टेंशन के हवाले से सुल्तान फातेह के अंदर के बाप और बाहर के बादशाह के दरमियान कशमकश का हकीकी इम्तिहान है। और इस सिनेरियो में इन दोनों की अदाकारी कमाल की थी। और जब सुल्तान ने महमूद पाशा से अपने बारे में सवाल किया कि मैं किस किस्म का बाप हूँ, तो मैं उस वक़्त हैरान रह गई, क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल एक नई सी बात थी कि शायद मैंने इस सीरीज़ में पहली बार सुल्तान को इस तरह जज्बाती होकर अपने बारे में किसी से सवाल करता हुआ देखा। और मेरे ख्याल में शायद ये पहली बार है कि हम इस तरह का कोई मंजर इस किस्म के तारीख़ी ड्रामों में देख रहे हैं। सुल्तान फातेह का अपनी शख्सियत के बारे में सवाल करना इस सीरीज़ के राइटर ओजान की हकीकत पसंदी और इस बात का सबूत है कि वो हीरो को गैर ज़रूरी तौर पर बढ़ा चढ़ा कर पेश करने या चमकाने से गुरेज करते हैं। हालांकि आप लोग खुद देखें कि ये ड्रामा सुल्तान फातेह के बारे में है, लेकिन राइटर्स इस किरदार की खूबियाँ और खामियाँ दोनों को हमारे सामने रख रहे हैं। जबकि नाज़रीन इकराम, अगर शहजादा बायजीद की बात की जाए तो इस वक्त शायद उसे टीनेजर दिखाया जा रहा है। तो वो उम्र के इस हिस्से में है कि जब वालिदैन से वैसे ही शिकायत पैदा हो जाती हैं। और फिर टीनेज के बाद इंसान जब मेच्योरिटी की उम्र में दाखिल होता है और उसे प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपोजर मिलने लगता है, तब उसे ज़िंदगी के हक़ाइक़ समझ आने लगते हैं। और उसके बाद जब अपनी औलाद हो जाए तब इंसान महसूस कर सकता है कि हाँ, मेरे वालिदैन ने तब मेरे बारे में जो फैसला किया था या मुझे जो हुक्म दिया था वो कितना दुरुस्त था। लेकिन अगर मैं इस अदाकार की बात करूँ तो तुर्की में नौजवान अदाकारों के लिए ये बहुत आम बात है कि वो किसी भी समर सीरीज़ में या किसी भी रोमांटिक सीरीज़ में काम करने को तुर्की में शोहरत हासिल करने का सबसे आसान रास्ता समझते हैं। और ऐसा है भी। लेकिन नोट करें कि मुस्तफ़ा ने बायजीद के किरदार में अपनी शानदार अदाकारी से इस रवायत को तोड़ दिया है और उसने एक ऐसी फील्ड में अपनी पहचान बनाई है जिसे सबसे ज़्यादा मुश्किल समझा जाता है, यानी कि तारीख़ी ड्रामे। हर किस्त के साथ शहजादा बायजीद की अदाकारी में वाज़े बेहतरी आई है और वो इस किरदार को पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से निभा रहा है, जो वाकई काबिल तारीफ़ है। सीज़न के आगाज़ में जो इसकी अदाकारी का लेवल था और अब मौजूदा वक्त के दरमियान बहुत बड़ा फ़र्क है। उसने अपने किरदार में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है और वो हर एपिसोड के साथ मज़ीद बेहतर हो रहा है। ज़ाती तौर पर मुझे ऐसे किरदार और ऐसे अदाकार बहुत पसंद हैं जो सिफर से शुरू होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उरूज तक पहुंचते हैं। और हमें इस नए शहजादा बायजीद के साथ मानूस होने में कुछ वक्त लगा, क्योंकि सीज़न 1 में हमने इसे बिल्कुल बच्चे के रूप में देखा था और सीज़न 3 के शुरू में शहजादा बायजीद ने अपनी कई बड़ी गलतियों के साथ अपनी कहानी की शुरुआत की। लेकिन वक्त के साथ अब यह किरदार इस सीरीज़ के व्यूअर्स को पसंद आने लगा है। अब आते हैं विलाद, कैथरीना और गाबोर की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, गाबोर तो मलका कैथरीना पर बिल्कुल एक स्कूल बॉय की तरफ फिदा हो रहा था। और इस एपिसोड में ये इंकशाफ भी हुआ कि विलाद असल में कैथरीना को पसंद करता है, लेकिन वो अपने बुरे मकासद के लिए गाबोर को इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि विलाद कैथरीना को भी पसंद करता है, क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि वो कैथरीना को भी सिर्फ अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो बहरहाल फ़िलहाल तो ये महसूस हो रहा है कि गाबोर ने ख़ुद को विलाद के हाथों इस्तेमाल होने दिया और वो विलाद की शैतानी मनसूबाबंदी में उसका एक मोहरा बन गया, जिस पर यकीनन वो बाद में पछताएगा। और यही कुछ अंधी ख्वाहिश और इक़्तिदार की हवस इंसान से करवाती है।
लेकिन पता नहीं मुझे ये क्यों लगता है कि गबोर इतना भी बेवकूफ़ नहीं है। मुमकिन है कि वो बाद में कैथरीना और विलाद दोनों को धोखा दे दे और उन्हें इस बात की भारी कीमत चुकानी पड़े कि उन्होंने इसे कमतर समझा और अपने मकासद के लिए उसे इस्तेमाल किया। क्योंकि ये मुमकिन है कि गबोर को अगर खुद को इस्तेमाल किए जाने का पता चले तब वो सुल्तान फातेह के साथ अंदरूनी तौर पर साज़बाज करके बोस्निया की फतह का रास्ता सुल्तान के लिए हमवार कर दे। लेकिन नाज़रीन इकराम, क्या आप लोगों ने ये बात नोट की है कि तकरीबन हर एपिसोड का स्क्रिप्ट एक जैसा हो गया है। इनकी पूरी किस्त में तजस्सुस और कशमकश पैदा की जाती है और आखिरी 5 मिनट में सुल्तान अचानक सब कुछ जान लेता है और सारा मसला हल हो जाता है। तो ये अंदाज अब बोरियत पैदा करने लगा है, क्योंकि कहीं भी ऐसा लम्हा नज़र नहीं आता जब सुल्तान वाकई टेंशन में हो। इसलिए मुझे लगता है कि अगर सिकंदर बे के किरदार को मुतारिफ करवा दिया जाता तो कहानी ज़्यादा दिलचस्प हो सकती थी, क्योंकि इससे हमें यह देखने का मौका मिलता कि सुल्तान फातेह अपने सामने आने वाली हकीकी मुश्किलात से कैसे निपटते हैं। इसके अलावा विलाद के किरदार को तो मैं कई किस्तों से कह रही हूँ कि बहुत आर्टिफिशियल अंदाज में पेश किया जा रहा है। वो किसी भी रियासत में दाखिल होकर फ़ौरन उसकी सियासत पर असरअंदाज होना शुरू कर देता है, बिल्कुल इस तरह जैसे वहाँ के सब लोग नादान और बच्चे हों। इसी तरह हंगरी के बादशाह को इस तरह दिखाया गया कि जैसे वो बायज़ीद की बातों से इस तरह मुतासिर हो गया जैसे वो उसके शहर में आ गया हो। तो इस तरह की कहानी ना तो हकीकत पसंदाना लगती है और ना ही इसमें कोई गहरी सियासी बसीरत नज़र आती है। राइटर्स को चाहिए कि वो कहीं ना कहीं ये इशारे देते रहे कि सुल्तान बैकग्राउंड में मनसूबाबंदी कर रहे हैं, और अगर ये इशारे ज़्यादा बारीक और ग्रेजुअल हों तो कहानी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। इसके बरक्स हर किस्त के आखिर में अचानक से इंकशाफ ऐसा महसूस होता है कि जैसे कहानी को ज़बरदस्ती मोड़ा जा रहा हो। आप इसी एपिसोड की मिसाल ले लें कि हुसैन और विलाद की कहानी में ड्रामाई तसलसल कई किस्तों से ज़्यादा वाज़े नहीं था, लेकिन फिर अचानक दिखाया जाता है कि विलाद को हुसैन की गद्दारी का पता चल जाता है, हालांकि इससे पहले इसका हमें कोई वाज़ेह इशारा नहीं दिया गया। फिर इसी किस्त में हुसैन की पूरी कहानी भी दिखा दी जाती है, जिससे पता चलता है कि वो शुरू ही से सल्तनत उस्मानिया का वफादार था और उसका असल काम बचपन ही से विलाद के करीब रहना था। और फिर इसी किस्त में तेज़ रफ्तार वाक़यात और अचानक टर्न हमें मज़ीद उलझा देते हैं और ऐसा महसूस होता है कि राइटर्स ने हमजा पाशा के तारीख़ी वाक़े को हुसैन के किरदार के साथ जोड़कर जल्दी से ये कहानी ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि वैसे भी विलाद और हुसैन की कहानी के दरमियान तारीख़ी हकीकत कितनी है, अगर इस बारे में बात करें तो हमें हुसैन कसाब नामी किसी ऐसे तारीख़ी किरदार का जिक्र नहीं मिलता जो सुल्तान फातेह के दौर में यनिचरी दस्ते का सरबराह रहा हो, और ना ही इस बात का कोई सबूत है कि विलाद ने इस नाम के किसी यनिचरी कमांडर को कत्ल किया हो। क्योंकि जिस उस्मानी कमांडर के साथ विलाद का टकराव मशहूर है वो हमजा पाशा है, क्योंकि 1462 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने विलाद की बगावत और खराज अदा करने से इनकार के बाद उसे सज़ा देने के लिए उस्मानी फ़ौज के साथ हमजा पाशा को वलाचिया भेजा था, मगर विलाद ने उन पर घात लगाकर हमला किया, उन्हें गिरफ्तार किया और बाद में हमजा पाशा समेत कई सिपाहियों का कत्ल कर दिया। और कहा जाता है कि उसने उसे सूलियों पर चढ़ाकर कत्ल करवाया, जो उस दौर के मशहूर तरीन वाक़यात में से एक है। लिहाजा सीरीज़ में जो दिखाया गया है वह ज़्यादातर एक ड्रामेटिक टर्न मालूम होता है, जिसमें या तो तारीख़ी किरदार का नाम बदल दिया गया है या इसके वाक़यात को किसी दूसरे किरदार में एडजस्ट कर दिया गया है। और हंगरी के बादशाह और पोप के सीन में मुझे ये देखकर बड़ी हंसी आई कि अजीम पोप को भी नहीं मालूम कि सुल्तान फातेह के पास ऐसा जासूस मौजूद है जो हर वक्त पोप के साथ खड़ा रहता है और उनके एक हुक्म पर उसकी गर्दन उड़ा सकता है। हकीकत यह है कि सुल्तान फातेह के दौर में इंटेलिजेंस सिस्टम इंतहाई मजबूत और तरक्की याफ्ता था। जबकि नाज़रीन इकराम, अगली आने वाली एपिसोड का सबसे बेहतरीन टर्निंग पॉइंट तो यही है कि करामान अमारत का शहजादा सुलेमान दरअसल सुल्तान फातेह का जासूस निकला। ये बात हमें काफ़ी अजीब लगी और काफ़ी शॉकिंग भी, क्योंकि अब तक उसे ये दिखाया गया कि वो बायज़ीद से नफरत करता था और उसे कत्ल करना चाहता था, लेकिन राइटर्स ने अचानक इसका किरदार बदल दिया है। और अगर मैं सच कहूँ तो इस एपिसोड के तमाम सिनेरियोज में से मुझे ये सिनेरियो सबसे बेहतरीन लगा कि प्रिंसेस रोज के साथी, जो कि पहले बोगोमिल थे, अब मुसलमान हो चुके हैं। वो सीन बहुत खूबसूरत था और इस्लाम को जिस अंदाज में पेश किया गया उसने दिल छू लिया। और क्या आप लोगों ने ये बात नोट की कि बोगोमिल्स मुसलमानों के नमाज रोज़े से मुतासिर होकर नहीं, बल्कि उनके अच्छे अखलाक और उनकी इंसाफ पसंदी से मुतासिर होकर इस्लाम के दायरे में दाखिल हुए, क्योंकि इबादत तो इंसान की ज़ात तक महदूद होती हैं और इंसान के अपनी ज़ाती तज़किये और रूह की सफाई का काम करती हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, अच्छी इबादत ही इंसान के अंदर अच्छी अखलाकियात पैदा करती हैं, और इसका सबूत कुरान मजीद से भी मिलता है कि जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर,
कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है, तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी की नमाज उसे इन चीज़ों से नहीं रोक रही तो उसकी नमाज अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं, क्योंकि इस बात का सबूत हमें एक हदीस मुबारका से भी मिलता है। और नाज़रीन इकराम, अगर एपिसोड 71 की रेटिंग की बात की जाए तो ये हर कैटेगरी में कम होकर इस हफ्ते 4.15 रही। कम रेटिंग की वजह उस फुटबॉल मैच को बताया गया, इसलिए अगले हफ्ते नई एपिसोड ऑन एयर नहीं होगी और एक हफ्ते की ब्रेक के बाद आएगी, क्योंकि अगले मंगल को गलातासराय और लिवरपूल का फुटबॉल मैच ऑन एयर किया जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।